बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी आवाज़ से तो आपको पता चल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं हर रोज़ ये कहती हूँ एहतियात कीजिए, लेकिन एहतियात करने के साथ साथ कभी कभी ऐसे हो भी जाता है क्योंकि मौसम इस तरह का है। आप लोग भी बहुत अपना ख्याल रखें। हमने आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ना है। जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आपको पता है जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ से और एक और हमारा सेगमेंट होता है जी एक दिन नेकी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना सफाई का एहतमाम करना, सफाई का एहतमाम करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी भी ईमान का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ये होता है कि अपने घर से गन निकाल कर पड़ोसियों के घर के सामने डाल देते हैं। फिर हम ये कहते हैं हम बड़े दीनदार हैं। ये दीनदारी नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन तो वो होता है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज हो। इसलिए सफाई का एहतमाम रखें, लेकिन पड़ोसियों को तकलीफ़ न दें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। अब बढ़ते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर है, पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, फैसला इसका आज होने जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। एक के बाद एक सरप्राइज, 35 मजीद MNAs आउट, कप्तान को दूसरा सरप्राइज भी मिल गया। तीन रोज बाद परवेज इलाही ने अपना ही हुक्म वापस ले लिया। तहलील करदा PIC का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फिर बहाल। और डॉलर की गैर यकीनी सूरत हाल, सरकारी अस्पतालों की अद्वियात खरीदारी में मुश्किलात। टॉप स्टोरीज आपने जान ली। खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि जो ज़िली हुकूमत है, जो DC लाहौर है, वो रोटी की कीमत और नान की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। हालांकि जो है 2300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो है ना सरकारी गंदम जो है वो फ्लोर मिलों को मिलती है। ओपन मार्केट में जो गंदम की कीमत है वो 4200 रुपये फ़ी मन है, जबकि हुकूमत जो है वो फ्लोर मिलों को 2300 रुपये के हिसाब से देती है। और काबीना ने गंदम की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया था कि फ्लोर मिलों को गंदम की कीमत जो है ना ज़्यादा कीमत पर नहीं दी जाएगी, फ्लोर मिलों को गंदम जो है ज़्यादा कीमत पर नहीं दी जाएगी। काबीना ने इस बात पर इनकार कर दिया था कीमत बढ़ाने से, गंदम की कीमत। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो रोटी और नान की जो कीमत बढ़ी है, ये बड़ा अफसोसनाक है। हुकूमत को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। अगर रात 10 बजे दुकानें बंद नहीं होती तो 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तो नान भाई अगर महंगी रोटी और नान बेचते हैं तो इनको 1 लाख रुपया फी दुकान को जुर्माना क्यों नहीं हो सकता? इनको भी 1-1 लाख रुपया जुर्माना किया जाए और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और जो ओवर चार्जिंग या जखीरा दोजी करते हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि सबको करार वाकई सजा मिल आम आदमी मुतासिर हो रहा है, लोगों के घरों में गैस आ नहीं रही और 30 रुपए का नान खरीदने की सकत अली लोगों में। बात बिल्कुल ठीक है कि इनके खिलाफ जो है जब तक आप सख्त कानून के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये आप महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये माफिया बहुत बड़ा माफिया है जो आज खुद अपनी कीमतें जो है वो बढ़ा देते हैं, मुकर्रर कर देते हैं। आप उनके मुतालबात सुने, जो उनके मुतालबात हैं ठीक है, आप कानून के मुताबिक देखें उनको, लेकिन ये नहीं कि अब वो खुद ब खुद फैसला करें महंगाई करने का। ये कौन सा तरीका है? ये मेरा पाकिस्तान में नया सिस्टम शुरू हो चुका है कि
चीज़ कोई महंगी डॉलर ऊपर की खुद ब खुद कीमत आपने बढ़ा दी, ये तो कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप देखें, अगर हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत का या ज़िले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई अगर सब्सिडाइज़ कर रहे हैं तो वो सब्सिडाइज़ फिर कहाँ आटा है। अगर आपने आटा सिर्फ एक छोटे से पैकेट में डाल के आपने लोगों को दे दिया, तो जो रोटी महंगी मिल रही है उस पर क्या वजह, लोगों को बता दें कि भाई ये वजह, इस वजह से रोटी महंगी मिल रही है, या तो बिजली की कीमत बढ़ रही है या गैस की कीमत बढ़ रही है, तो आप लोगों को बता दें भाई कि जनाब ये वजह है। तो फिर उसके बदले में या तो आप तंदूर वालों को कुछ सब्सिडाइज़ कर दें, या फिर ये ठान ही लिए कि आपने चीज़ महंगी बेचनी ही बेचनी है, तो फिर लोगों को साफ कह दें कि भाई ये अब इतने की ही मिलेगी, लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी तो ना लें। लेकिन आपकी जो एक गुड गवर्नेंस और एक रिट होती है वो नज़र नहीं आ रही। सिंपल सी बात है। खैर, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। अफसोस की बात तो ये है। अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, इसका फैसला आज होगा। अली, क्या होने जा रहा है, इसके लिए एक सेट पैटर्न जो है पहले हमारे नाज़रीन को वो बता दें। देखिए, अब पहले तो जब असम्बली मुकर्रर वक्त में पहले तहलील हो जाए तो फिर तो काम ये होता है कि आप फौरी तौर पर अपना केयर टेकर सेटअप जो है वो लगा दें। अब केयर टेकर सेटअप के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारे नाज़रीन को अब इंफॉर्मेशन तो पहुंच चुकी होगी कि केयर टेकर सेटअप के लिए एक गवर्नर पंजाब जो है वो सबसे पहले तो असम्बली की डिज़ोल्व की हवाले से नोटिफिकेशन करता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे गवर्नर ने ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया। उन्होंने अपना एक टाइम कानून के मुताबिक मुकम्मल होने दिया और उसके बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील होगी। बाद में उन्होंने अपोजिशन लीडर से और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर उन्होंने नाम मांगे कि केयर टेकर के लिए सेटअप के लिए 2 नाम तजवीज़ किए जाएँ, जो आप तजवीज़ करना चाहते हैं। तो जो नाम आए उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। 3 नाम हुकूमत ने दिए, 2 नाम अपोजिशन ने दिए। अब दोनों में इत्तफाक राय नहीं हो सका, फिर गवर्नर जो है वो आइनी तौर पर वो अख्तियारात देता है स्पीकर असम्बली को। स्पीकर असम्बली जो है वो फिर एक पार्लियामेंट कमेटी तश्कील देते हैं और वो एक मुश्तरका पार्लियामेंट कमेटी उन्होंने डिसाइड करना होता 3 दिन के अंदर। 3 दिन वज़ीर आला को दिए, 3 दिन ही पार्लियामेंट कमेटी को, जिसमें 3 हुकूमती 3 अपोजिशन के अरकान होते हैं। अब उनके पास टाइम था कल रात 10:10 तक। अब उन्होंने टाइम से पहले ही अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने आगाह कर दिया कि जनाब हम दोनों में ये इत्तफाक राय नहीं हो सका, तो लिहाजा अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द है। अब इलेक्शन कमीशन आज या कल तक उन्होंने फैसला करना ही करना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो कौन होगा। तो ये उसका एक क्राइटेरिया। फिर आती है, अगर निगरान सेटअप बन जाता है, निगरान वज़ीर आला पंजाब आ जाते हैं, तो उसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब के पास अख्तियारात हैं कि वो अपनी कबीना जो है वो तश्कील दें। तो एक मुख्तसर सी कबीना होगी जिनको तमाम डिपार्टमेंट जो है, एक 4 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट जो हैं वो उनको सौंप दिए जाएंगे। वो आपके आके अपनी मेजर अपॉइंटमेंट्स भी कर सकते हैं, डे टू डे अपने जो भी काम हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के काम हैं वो कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में वो निगरान वज़ीर आला को अख्तियारात देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो कोई भी ऐसा इकदाम जो है वो उठा सकते हैं जो कि आवाम की सहूलत के लिए हो, आवाम के मकसद के लिए हो। तो उसमें वो अपने फ़ैसले करेंगे। जो अगर महंगाई है तो महंगाई के हवाले से वो ऑफिसर्स के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ जो है वो मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, उनको हदायत जारी की। और उनका अहम रोल होता है फिर इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि उन्होंने अब आइन में तो यही है कि जब असम्बली मुकर्रर मुद्दत से पहले ही तहलील हो जाए तो फिर आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो मस्ट करवाना है। क्योंकि आपने एक तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासतदान हैं, उनको टाइम देना है। वो अपनी नॉमिनीज़ अपने जो ख़ास तौर पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने इलेक्शन के लिए वो अपने जमा करवाने, उसकी स्क्रूटनी का अमल होता है। वो स्क्रूटनी में एक टाइम लगता है। तो टाइम होने के बाद फिर उन्होंने हलकों में भी जाना है, वहाँ पे अपनी कैंपेन्स करनी है। तो वो एक महीने का 2 महीने का वो प्रोसेस होता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना आइनी अख्तियार करता है, तो फिर वो ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि आप 90 दिन मखसूस मस्ट है ये कि 90 दिन तक आपने इलेक्शन जो है वो लाजमी करवा देने हैं। अब फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं इनका ज़्यादा जो फोकस होगा वो इलेक्शन के ऊपर होगा। इलेक्शन कमीशन और ये फिर डिसाइड करते हैं, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने तो ख़त लिख दिया गवर्नर पंजाब को कि जनाब अब आप टाइम दें हमें इलेक्शन के लिए। फिर गवर्नर जो है वो एडवाइस जारी करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इलेक्शन करवा दें। अब गवर्नर पे डिपेंड है। तो निगरान केयर टेकर सेटअप में फिर आप कुछ मेजर ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो आप नहीं कर सकते। और जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए, जिस दिन इलेक्शन की डेट आ गई, उसके बाद फिर आप बड़े बड़े ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ना इस तरह की, और ये निगरान सेटअप का अनाउंसमेंट मंडे तक हो जाएगी।
ये आज भी हो सकती आज है। हो जाएगा। आज और मंडे इलेक्शन को अब तो इलेक्शन सरदारी कमीशन पे डिपेंड आज करता है। इलेक्शन कमीशन उम्मीद है कि आज फैसला कर देगा। इसमें जो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं वो सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, जो गैर जानबदार भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं, और वो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने की सलाहियत भी रखते हैं। क्योंकि जो अहमद नवाज खेरा है वो तो इस वक्त सरकारी मुलाजम है, वफाकी सेक्रेटरी हैं, और सरकारी मुलाजम जो है निगरान वज़ीर आला नहीं बन सकता। और नवीद अकरम चीमा जो है उन पर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात हैं। वो तो इनकार भी कर चुके हैं। बिल्कुल, वो इनकार भी कर चुके हैं। फिर उन पर एक ख़ास फ़िरके का इल्ज़ाम है कि वो एक मराठी के ख़ास तल्लक पार्टी से रखते हैं, उन पर वो इल्ज़ाम है। इसके बाद आहद चीमा जो है वो नैब में उनके केस चल रहे हैं, और अभी हमारे टीवी चैनल दिखा रहा था, मैं देख रहा था कि नैब में आहद चीमा जो है पेश हुआ अदालत में। लिहाजा इस वक्त जो गैर जानबदार और बेहतरीन उम्मीदवार है, मौजू उम्मीदवार, वो मोहसिन रजा नकवी जो है, मोहसिन नकवी साहब जो है वही उम्मीदवार है। और मेरा ख्याल है कि आज जो है ना इलेक्शन, और वो उम्मीदवार पीटीआई को पसंद नहीं है। पीटीआई ने उनके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करना शुरू कर दी। और ट्रोलिंग भी ठीक है, आप इख्तलाफ रखें, लेकिन आप मजहब को फिरके को बीच में लाकर जो नफरत फैला रहे हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, आपको इख्तलाफ है, आप इख्तलाफ रखें, आपने जो करना है करें। राय होती है, लेकिन आप मजहब को आड़ बनाएंगे तो बहुत पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज बची है, मजहब के। मजहब के नाम पर आप लोगों के साथ जो एक खिलवाड़ करना है आप कर लें। मुझे नफरत फैलानी है, का वो दौर याद आता है अली, जब हम पूरी धरने की कवरेज करते थे, तब इन्हीं के फेवरेट, यही हमारे चैनल इनके फेवरेट थे। मतलब पीटीआई को कोई भी शख्स पसंद नहीं है जो उनकी फेवर में नहीं है। वो उसके खिलाफ है। मतलब ये गलत बात है। इख्तलाफ किया और आप नापसंद है, नापसंद। उन्होंने पहले ही सैयद मोहसिन रजा नकवी को मुतनाज़ा बना दिया उन्होंने, और वो कह चुके हैं कि अब जो भी फैसला होगा लेकिन वो अवाम के अंदर विलन ही होगा। मतलब ये क्या बात है भाई, वो बंदा साफ इलेक्शन करवा भी दे तो आप लोग तो हार जाओगे, तो आप मानोगे नहीं। जहाँ आप लोग हार जाते हैं आप कहते हैं धांधली। वो जो रोंदू बच्चों वाली हरकतें होती है ना यहाँ पर, बस वो इन चीज़ों से बढ़ के आप सोचें, कासिम अली शाह के साथ इन लोगों ने क्या किया। बिल्कुल ऐसे उनकी ट्रोलिंग, उसकी ट्रोलिंग कर दी बगल के उन्होंने। वो बंदा मजबूर हो गया कि यार मेरा बच्चा मेरे से बात नहीं करना चाह रहा, बिल्कुल उसको वो अपनी क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह की आप ट्रोलिंग करते हो। आप इख्तलाफ रखें ज़रूर, लेकिन इख्तलाफ की मद में आप इतने आगे ना चले जाएं कि आपकी फैमिली, आप दूसरे बंदे की फैमिली को मुतासिर कर दें और उसकी जान को खतरा डाल दें। इन लोगों ने ऐसा मजहब के नाम पे कल से इन्होंने ट्रेंड चलाए हैं। बिल्कुल भाई ठीक है, आप ट्रेंड चलाओ, आप इख्तलाफ रखो कि भाई वो पीडीएम के कैंडिडेट है, जो भी आपने करना है करें, लेकिन अब मजहब के नाम पे आपने इस तरह के आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो उनकी जान को तो खतरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप उनको दहशतगर्द बना रहे हो, खुदा का खौफ करो। आप जब एक इशू बना था, इशू उस वक्त चैनल ने, अदारे ने, सब ने माजरत की थी कि ये एक गलती से ये चीज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट, उसी चीज़ को वो फिर दोबारा बीच में ले आए कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। FIR देखें आप, अदालत में हम लोग गए, अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया आपको। बिल्कुल, आपको ये चीज़ नजर नहीं आती। चीज़ होती है, ये तो इखलाकियात से बालातर है। खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो इस तरह का जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है, ये पीटीआई को, इमरान खान को इसकी मुदाखलत करनी चाहिए, इमरान खान को रोकना चाहिए। इमरान खान अगर फ्री इलेक्शन चाहता है तो इसको किसी बंदे पर तो एतबार करना पड़ेगा ना। अब ये कि सिर्फ इमरान खान की मर्जी का वज़ीर आला आए, इमरान खान की मर्जी का वज़ीर आज़म आए, इमरान खान की मर्जी के इलेक्शन हो, इमरान खान को इक़्तिदार दो, अगर इक़्तिदार नहीं देते तो वो लॉन्ग मार्च करेगा, सड़कों पर आएगा, लोगों को, हुकूमत को तंग करेगा। इस तरह तो ये नहीं ना होता। इमरान खान को अवाम का मैंडेट जो है ना मानना पड़ेगा, और अवाम का मैंडेट जो यही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और इमरान खान क्यों इस तरह बात नहीं कर रहा है? इमरान खान अपनी जो सोशल मीडिया की टीम है उसको क्यों नहीं रोकता कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो? और फेयर एंड फ्री इलेक्शन उसी वक्त हो सकता है जब आप गैर जानबदार बंदे को सामने लाएंगे। एक अगर गैर जानबदार टीवी चैनल चल रहा है, सिटी 24 चैनल गैर जानबदार चल रहे हैं, तो ये गैर जानबदार उसका जो मालक है वो भी मोहसिन नकवी साहब जो है वो गैर जानबदार है, वो गैर जानबदार इलेक्शन कराएंगे। और इस हवाले से पीटीआई को भी ये मानना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि पीटीआई की हुकूमत का मर्जी का साहब, इंशाल्लाह इनकी ये तमाम कोशिश जो है इन पे पानी फिर जाएगा, और आपके सामने जब आज फैसला आएगा तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एज ए CM मोहसिन नकवी साहब अपनी जिम्मेदारियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरअंजाम देंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। 35 मजीद MNAs आउट, कप्तान को दूसरा सरप्राइज मिला है। जी अली, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा वाकई। देखिए, आपने ऐलान किया कि आप असम्बली जाएंगे, आपकी प्लानिंग ये थी कि आप सदर को कह के वज़ीर आज़म से इत्तमाद का वोट लेंगे। फिर इनको ये भी डर था कि ये ना हो कि अगर ये निगरान सेटअप में अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर कोई अपनी मर्जी का बंदा वज़ीर आज़म न लगा दें। ठीक है, आपकी प्लानिंग थी, आप पार्लियामेंट में, आप असम्बली में वापस जाना चाहते थे।
देखिए यार, ये गलत किया उन्होंने। आपने पहले 35 अरकान असम्बली के आपने इस्तीफे मंजूर किए, कल फिर आपने दूसरा सरप्राइज़ दे दिया। मतलब ये बात तो गलत है यार, ऐसे तो नहीं। अब अगली उनकी मूव का इंतज़ार करते पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की सियासत में अब डे बाय डे एक नई से नई चीज़ में हलचल होती है। पहले PTI ने अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म करके, सियासी पंडित तो यही कहते हैं कि जनाब ये इन्होंने अपने हाथ काट लिए। आप वक्त से पहले ही आपने अपनी हुकूमतें ख़त्म कर ली। आपने तो वफाकी हुकूमत को इजाज़त दे दी कि सूबे में आ जाओ। पहले वो सूबे में आ नहीं सकते थे, अब वो सूबे में आएंगे, धड़ल्ले से आएंगे। अब वो आके अपनी जो अपॉइंटमेंट्स है वो करेंगे सब कुछ। आपने मौका दे दिया उनको। आपने पहले सूबाई हुकूमतें अपनी ख़त्म कर दी, अब वफाक में उनकी जो नेशनल असम्बली है वहाँ पर अपनी आपने सीटें जो है वो अब दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। अब ख़बर तो ये भी आ रही है कि अब मज़ीद 35 पंक्चर जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो इस तरह तो नेशनल असम्बली में तो PTI जो है वो बिल्कुल ही इनके इस्तीफ़े मंजूर होते गए तो ये तो फारिग होते जाएंगे। लेकिन अब कल PTI की तरफ से खान साहब की तरफ से जो बयानात आए उससे बज़ाहिर यही लग रहा था कि इनके पास कोई और कार्ड है। अब ये कार्ड हो सकता है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के ख़िलाफ़ भी हो सके कि वो इसका इलेक्शन कमीशन के नसीन को जो है वो चैलेंज कर दें। वो तो कह रहे हैं कि हम तो वावेला करेंगे हाँ, वावेला, क्योंकि इस पर मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट में यही कहा कि हम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नामज़द करदा निगरान वज़ीर आला पंजाब होगा, हम उनको चलने नहीं देंगे। बयानात आप उनके सामने। अब दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है, अब कुछ कानूनी माहिरीन यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को फिर बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता जब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि आपको 6 दिन का वक्त दिया गया था। आपने 6 दिन के अंदर आप हुकूमत जो है और अपोजिशन आपस में डिसाइड नहीं कर सकी, फिर आप कैसे उनको कर सकते हैं। तो लिहाजा उधर से भी सरप्राइज़ और इधर से भी सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आ रहे हैं। अब देखते हैं PTI की मूव अगली क्या होगी, कि वो कौमी असम्बली के हवाले से क्या अपना लाया अमल तय करते हैं, या फिर पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला की तैनाती के बाद वो अपना कौन सा एक कार्ड है जो कि खेलना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। स्पीकर का गवर्नर को खत, पंजाब असम्बली इंतखाबात की तारीख मांग लिया। जी खोकर साहब। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली जो उन्होंने गवर्नर पंजाब को खत लिखा है कि जब असम्बली डिजॉल्व हुई थी तो उस वक्त गवर्नर पंजाब को उसमें इलेक्शन की तारीख भी लिखनी चाहिए थी, जो कि गवर्नर पंजाब ने नहीं लिखी। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर ये आईनी जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए मांग लिया तारीख के गवर्नर पंजाब तारीख देगा इलेक्शन कब हो जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन को कन्वे किया जा सके और बर वक्त जो है पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराया जा सके। तो गवर्नर पंजाब को चाहिए कि वो तारीख दे दें। अब इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ना अब साथ इसके कौमी असम्बली के भी इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 35 सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, अब 35 सरकार बहुत बड़ी तादाद होती है जो कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया, तो अब कौमी असम्बली के भी साथ इलेक्शन हो जाए और पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए और फिर फ्री इलेक्शन हो, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो हुकूमत करे, और इमरान खान जो है वो रुंदू बच्चे की तरह ना करें कि मुझे इख्तियार नहीं मिला तो मैं अब इनको हुकूमत नहीं करने दूंगा। जो भी पार्टी जिसको अवाम मैंडेट दे वो हुकूमत करे, वो बेशक कोई भी XYZ हो। लिहाजा इस हवाले से ये जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए अब, और ये वक्त आ गया है कि इकदाम करने चाहिए और निगरान हुकूमत भी आज बन जानी चाहिए और निगरान हुकूमत को फिर इलेक्शन के लिए इकदाम। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद अगली खबर शामिल करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमने अगली खबर की तरफ बढ़ना है और अगली खबर जी सरप्राइज के बाद हम बात करने वाले हैं जी तीसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। और हमारी तीसरी खबर, तहलील का फैसला 3 रोज में वापस, PIC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आला साहब ने ना जाने क्या सोचकर PIC का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तहलील किया था, लेकिन वो यू टर्न वाली चीज़ों को ये भी फॉलो कर रहे हैं। खोकर साहब। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो तहलील किया गया था वो PIC का जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसको वज़ीर आला ने दोबारा बहाल कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि PIC में बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है और कभी स्टंट उसके खराब हो जाते हैं, कभी लोगों को वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, कभी लोगों को बेड नहीं मिलते, कभी लोगों को जो दिल का बाईपास करने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये PIC के जो इशूज़ है ये लॉन्ग टर्म जो हल होने चाहिए और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि वो मुदाखलत ना करें PIC के इशूज़ में, उसको फेयर एंड फ्री जो है ना उसको काम करने दे। अली, किसने मुदाखलत करनी है? अगर CM मदाखलत ना करें, अच्छी चीजों के लिए तो मदाखलत उनको करनी पड़ेगी। तो ये अच्छा नहीं किया उन्होंने।
दोबारा बहाल करके दोबारा बहाल करके। तो जब अब तहलील देख रहे किया पता नहीं था, किसके कहने पे दोबारा बहाल कर हाँ, दिया। U-turn ले हाँ, लिया जब तहलील किया था लगता है किसी को तब क्या सोचा था? सिफारिश आ गई होगी कि यार ये नॉन ऑफिशियल एक Exactly. बंदा है, इसको आप निकाल दें बोर्ड से। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इसको बोर्ड से निकाल देते हैं, लेकिन फिर न जाने कहाँ से फ़ोन आया होगा, फिर दोबारा इन्होंने, मैं कल ही नोटिफिकेशन इनका पढ़ रहा होता तो था, यही है। तो ये बोर्ड इन्होंने दोबारा जो है वो बहाल कर दिया। खुदारा आप हेल्थ के मामले में मतलब ये सियासत जो है मजाक वो है? ना करें। आप तहलील कर रहे हैं, फिर किसी सिफारिश पे आप बहाल कर रहे हैं, मतलब आपकी आपने प्रायोरिटी। अपने 5 माह में आपने जो यहाँ पे हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो आपने गंद मारे हैं, खुदारा इसको अब सियासत की नज़र करते हुए आप लोगों ने मैं कहती हूँ एक जिसने जो इसको रंज है ना ठीक वो करना है, निकाला उसको आप लोगों कितना ने, लंबा अरसा चाहिए। रंज निकाला। आप दावे करते थे कि हम इतनी भर्तियां करके जाएंगे, आपने वो कहाँ भर्तियां की हैं? हेल्थ को, सिस्टम को बेहतर करने के बजाय आपने हेल्थ का सत्यानाश बेड़ा कर गर्क दिया, कर दिया, बेड़ा बिल्कुल। गर्क कर दिया आपने। और बेड़ा गर्क इसलिए किया क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी, आपकी तवज्जो सिर्फ अपने आबाई शहर के ऊपर सिर्फ थी, और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना आबाई शहर। अपना आबाई शहर, वहाँ तक आपने महदूद रखी और महदूद रख कर ही आपने दीगर अजला को नज़रअंदाज अपनी किया और एक वहाँ पर सल्तनत बना ली, सहूलियात जो है उस पे काम किया। वो वहाँ पे काम किया। यही करते, आप रोज़ाना किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाके विजिट करते और उस डिस्ट्रिक्ट को पता होता कि यार यहाँ पे आज यहाँ वज़ीर आला साहब आए। सैलाब के लिए किसी ने विजिट नहीं किया, आप कह रहे हैं कि जाके विजिट। सैलाब में भी सिर्फ एक दफ़ा विजिट करके आके बाद में पैसे दे, क्योंकि उनको पता है कि भाई पंजाब के दीगर अजला से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन हाफिजाबाद से इंसानियत है। से ताल्लुक है या नहीं है? इंसानियत से ताल्लुक शायद ना हो उनका, तो इसलिए तो उन्होंने नज़रअंदाज किया ना। आपका ताल्लुक सिर्फ गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद से, तो आप वहाँ पे विज़िट करते थे, वहाँ पे जाके आप लोगों को मिलते हैं, वहाँ की सहूलियात आप जो है वो देख रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स के बेड जो हैं वो अजाफी बेड अब बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को रेंट पे गाड़ियाँ जो है वो फराम की जा रही हैं, वहाँ पे एम्बुलेंसेस भी आ रही हैं। ये उनका राइट है, उन लोगों को मिलना चाहिए। अगर वो वहाँ इस चीज़ों से महरूम थे तो जो पंजाब के दीगर अजला हैं अना, वहाँ पे भी तो आप सहूलियत दें ना। आपने सियासत की, सियासत करके अब आप चुप करके बैठ गए। अब आपको पता है कि जनाब हमने 100 अरब रुपए गुजरात को दे दिया, अब तो 100 अरब अली क्या, हैरान करने 127 वाली खबर है आपकी, गुजरात के लिए 1 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी मुस्तरद, ये कैसे हो गई? ये असल में वजह ये थी कि वज़ीर आला पंजाब ने ही अपने गुजरात में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो अप्रूव की और इसके लिए 1.5 अरब रुपए का एक पैकेज अप्रूव किया कि आप उसको 1.5 अरब रुपए का फंड जो है फौरी तौर पर दे दें। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने अपना बजट भी देखना होता है, ये नहीं कि सीएम साहब ने जो कह दिया और फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया, उन्होंने 500 मिलियन जो है वो रिलीज़ कर दिया कि 50 करोड़ आप ले लें, आप इससे अपना काम शुरू करें, बोर्ड शोर्ड बनाएं, आप अपनी भर्तियां जो है वो शुरू करें, उसके बाद आपको मज़ीद बजट जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि एक सेटअप इस तरह का आ गया है कि हाफ फाइनेंशियल ईयर है और खोकर साहब भी खबरें दे रहे हैं कि अब समरियाँ मुस्तरद होना शुरू हो गई हैं कि अब आप बजट जो है वो एडिशनल फ़ंड, वो ग्रांट्स आप जारी नहीं कर सकते। तो लिहाजा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि अब हालात कुछ इस तरह से हैं कि बजट जो है वो एक ऐसी स्टेज पर आ चुका है जहाँ पर आपको अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर रोकने पड़ेंगे। तो लिहाजा ऑस्टेरिटी मेयर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, तो ऑस्टेरिटी मेयर्स को मद्देनजर रखते हुए हम एडिशनल ग्रांट्स अब आपको रिलीज़ नहीं कर सकते। तो ये महकमा बल्दियात ने एक असम्बली मूव की थी, तो हमें 1 रुपये का बजट जो है मज़ीद दिया जाए। तो एडिशनल ग्रांट्स पर तो ऑस्टेरिटी मेयर के तहत पाबंदी है, तो लिहाजा अब क्योंकि वाज़ेह तौर पर अहकामात है कि जो भी एडिशनल ग्रांट मांगेगा वो फौरी तौर पर रोक दीजिए। जो रूटीन मैटर्स हैं जो बजट में ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, अगर तो उनका रूटीन का बजट है तो वो उनको रिलीज़ होगा, अगर वो एडिशनल फंड मांगेंगे एक ही प्रोजेक्ट के लिए तो वो उनको नहीं मिलेंगे, वो आइंदा माली साल तक ही उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज ऐसी है। और आपने अपने प्रोजेक्ट इतने बढ़ा दिए, बढ़ा के आपने बजट जो है वो आगे बढ़ा दिया, पैसे हमारे पास मौजूद नहीं है, अदाद शुमार में बजट आप कहाँ पे ले गए? अभी तक हमने सिर्फ 450 अरब रुपए का बजट जो है रिलीज़ किया और 726 का आप हुजम लेके चले गए। 726 आप पूरे रिलीज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। वही प्रोजेक्ट फिर आगे जाके आइंदा माली साल में उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी कॉस्ट, फिर आपका बजट जो है हुजम आपको बढ़ाना पड़ेगा। और IMF तो पहले यही कहता है कि अपनी डेवलपमेंट का बजट और एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है इसको कम करें। आपने देखा कि IMF की तरफ से जब कुछ शराइत रखी गई तो हमारा जो बजट आया था तो उसमें PSDB का बजट को कट लगाया गया था। जो वफाक की तरफ से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक फंड मिलता है आपको, तो जब आप ये कम करेंगे तो आइंदा आने वाले साल में भी आपका PSDB का बजट बहुत कम होगा। हमें तो पहले ही बहुत कम मिला है, इस दफ़ा सिर्फ बजट क्योंकि गुजरात की कुछ स्कीमें आ गई।
अब पीएसडीपी का फ़ंड वफाक दे नहीं रहा हमें, तो पीएसडीपी का फ़ंड लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने साहब क्यों कहा आपने उन्होंने फार्मूला ये अपनाया कि ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला जो है वो अपना कर, अगर वफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक आम लोगों तक, आम मिसाल के लिए कि कर्ज लेकर सही हम गुजरात को फंड दे देते हैं, मंडी बहाउद्दीन को फंड दे देते हैं। 25 अरब रुपए की आपने ब्रिज फाइनेंसिंग पड़ेगा ये सब, 25 अरब की आपने ब्रिज फाइनेंसिंग की, वो करके आपने अपने प्रोजेक्ट्स को नवाजा, दीगर ज़िला का तो आपने सोचा नहीं। अब ये फाइनेंसिंग ऐसी होती है कि आपने इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से वक्ती तौर पे, यानी कि मैंने आपसे कुछ उधार पैसे ले लिए, जब मुझे खोकर साहब से मेरे पैसे मिलेंगे मैं आपको वापस कर दूँगा, तो ये वो ब्रिज फाइनेंसिंग होता है कि कैसे कैसे फार्मूले ब्यूरोक्रेसी ने निकाल के इनको दिए कि आप अपने प्रोजेक्ट नवाज दें, अभी से बजट आप दे जाए, अदरवाइज आपको बाद में बजट नहीं मिलना। सही, हमारे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, और अभी हम अपने सेगमेंट शामिल करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले टुडेज वेदर। कोमल हमारी साथ मौजूद हैं, आज के मौसम की सूरत हाल बता रही हैं। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सूरज और बादलों के दरमियान आंखचोरी का सिलसिला शहर लाहौर में जारी है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, कभी सूरज जो है वो आसमान पर किरणें बिखेरता है और शहर लाहौर का अपनी लपेट में ले लेता है, तो कभी बादल जो है वो सूरज को परे करके खुद जो है वो सूरज के मुकाबले में आ जाते हैं, और यूँ जो है वो शहर लाहौर का मौसम मिले जुले के साथ जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। बात की जाए लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से, तो हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। इस वक्त हवाएं जो है तकरीबन 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि मज़ीद तेज़ी के होने के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से, तो इस वक्त शहर का पारा जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में तकरीबन 5 से 8% इम्कानात हैं कि लाहौर में चंद बूंदे जो है वो शहर लाहौर को भिगाने में अपना किरदार निभा सकती हैं, जिसके बाद हम देखेंगे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी रिकॉर्ड किया जाएगा। शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी बार बार ताकीद की जा रही है। बात की जाए लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत की, तो आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 6 रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 18 डिग्री तक जाएगा। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी की शरह बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त लाहौर जो है तकरीबन 176 AQI शरह के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। शहरियों को यहाँ भी एहतियात बरतने के हवाले से इसलिए ताकीद की जा रही है क्योंकि शहरी अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन शहरी लाहौर की फ़िज़ा बेहतर होने में हम अपना हर शहरी जो है वो अपना किरदार निभा सकता है। ठीक है, थैंक यू कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा सा कम ही बोलूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा गला साथ नहीं दे रहा। खैर, आज जी हम आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीकेंड है, कुछ यहाँ पर आप ज़बरदस्त आवाज़ भी सुनेंगे, और इसके साथ साथ कुछ हम बात करेंगे ट्रेंड्स के हवाले से। शादियों का सीज़न है, और सर्दियों में किस तरह के पहनावे जो हैं आजकल आप जो है पसंद भी कर रहे हैं, पहने भी जा सकते हैं, कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जी फैशन डिज़ाइनर सायरा रिजवान मौजूद हैं, और इमरान हाशमी जो कि सिंगर हैं। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। बड़ा मुश्किल हो गया डिसाइड करना कि आपने पहनना क्या है। माशाल्लाह आप तो सब चीज़ें ये काम कर रही हैं। ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी है या फिर आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है? क्या बेस्ट है? देखिए, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ठीक है। तो मॉडरेट रहकर चलना होता है। इसमें आपको अपनी फिजिक भी देखनी होती है, कलर ट्रेंड भी देखने होते हैं। यू नो, एक साइड पर आप नहीं रह सकते कि आप बिल्कुल आउटडेटेड कपड़े पहन लें कि आप पे अच्छे लग रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं। तो यू नो, विद टाइम और यू नो पूरा सिचुएशन देख के ओकेजन देखना पड़ता है, अपना कंफर्ट लेवल देखना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है कि कपड़े बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन आप कंफर्ट जब तक नहीं है तो वो इट शोज ऑन योर फेस। आपका कंफर्टेबल होना सबसे पहले मैटर तो वो फेस पे आपको पता लग रहा है कि अगर आपको सर्दी लग रही है फिर भी आप शिफॉन या स्लीवलेस पहन रहे हैं तो आप ना पहने। आप यू नो, यू कैन इधर वेयर वेलवेट, सो यू कैन बी ट्रेंडी इन एनी अदर आउटफिट जो आपको सीजन के अकॉर्डिंग। कलर्स कौन कौन से आजकल इन है? वैसे शादियों का सीजन चल रहा है, ब्राइडल ड्रेसेस में या फॉर्मल ड्रेसेस में कौन कौन से कलर्स हैं? क्योंकि आजकल सर्दियों में दोपहर की वेडिंग ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। उसके अंदर
दिन के टाइम पे पेस्टल कलर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आजकल एक्वाज, बेबी पिंक्स, लाइलेक, ये ग्रेज, ये आप शादियों में बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन कलर भी स्पेसिफिक हो गया अकॉर्डिंग टू ओकेजन। यू नो, आप मेहंदी में बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनने जाते हैं, रात का टाइम होता है विद ब्राइट लाइट्स एंड एवरीथिंग, तो उसमें ब्राइट कलर्स, ऑरेंजेस, आजकल ब्लैक एंड इवन वाइट भी इसमें भी पहन रहे हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक्स एंड पर्पल्स। और उसके अलावा मैं जो बारात का है दैट अगेन इज़ इन मॉर्निंग, लेकिन ब्राइट कलर्स, मैरून, और वलीमे के लिए लाइट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हमारे साथ इमरान मौजूद हैं, नौजवान गुलकार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है। सो इमरान, कितनी देर हो गई इस फील्ड को ज्वाइन किए? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे 7 इयर्स हो गए इस फील्ड में प्रोफेशनली, लेकिन जो सिंगिंग का शौक था वो तो बचपन से ही होता है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि बचपन से ही शौक है। इंस्पिरेशन कौन था, किसके गाने सबसे ज़्यादा पसंद थे? स्टार्टिंग में तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बड़ा सुनते थे, फिर आजकल के दौर में आतिफ असलम, और इंडिया में देखा जाए अरिजीत सिंह बड़ा अच्छा गा रहे हैं, और पुराने लोगों में जैसे नुसरत साहब मैंने बहुत बड़े बताया, इंडिया में किशोर कुमार साहब, तो ये मेरी इंस्पिरेशंस रही हैं। सही, तो मुझे ये बताइएगा सीखा कहाँ से, कितना टाइम लगा? अच्छा, मैं ये बड़े मज़े की बात है, हर लोग पूछते हैं, बट मैंने सीखा कहीं से नहीं है। अच्छा। बाय बर्थ कुछ चीज़ें अल्लाह ताला दे देते हैं अपने कुछ गुनाहगार बंदों को, तो मैं उनमें से समझता हूँ कि मैं एक हूँ कि जिसको अल्लाह ताला ने ये थोड़ी ये सलाहियत दी। और जब मुझे पता चला, ये अपनी स्कूल लाइफ में मुझे पता चला, व्हेन आई वाज इन 2 क्लास, तब मुझे पता चला कि आई कैन प्ले समथिंग। मैं कीबोर्ड प्ले करता था, और विदाउट एनी ट्रेनिंग कीबोर्ड पे मैं नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल एंथम प्ले करता था जो हमारे पाकिस्तान का है। तो तब मुझे मेरे एक टीचर थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि यार आप, पहले मैंने नात अपनी क्लास में पढ़ना स्टार्ट की, फिर नात पढ़ते पढ़ते फिर लोगों ने इनकरेज करना शुरू किया कि आपकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, आप इसको करो। तो फिर मैं इस फील्ड में पेरेंट्स ने नहीं इस एज में कहा, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बस अब ये इस तरफ लग गया तो पढ़ेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, बट मेरे फादर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक बात समझाई थी, बेटा करना तो अच्छे लेवल पे करना। तो पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने भी, लेकिन जब वो मुझे टीवी पे देखना शुरू किया उन्होंने, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी अम्मी ने उनको भी मनाना शुरू कर दिया कि चलो सही है। फिर पापा मेरी बहुत एक मजबूत सपोर्ट बन गए, तो उन्होंने बड़ा इनकरेज किया कि अच्छे लेवल पे करना, जो भी करना। तो और फिर आपके लिए रास्ते बनते गए। खैर सायरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कट्स बहुत मैटर करते हैं। आजकल फ्रॉक्स भी हैं, मैक्सीज भी हैं, शर्ट्स भी हैं, सो हमने किस तरह डिसाइड करना है कि हमें क्या अच्छा लगेगा? हमें अपनी फिज़िक के मुताबिक ही डिसाइड करना होता है। ऑब्वियसली कि जो हैवी सेट है, अगर वो फ्रॉक पहन लेते हैं, वो भी बॉडी वाला, तो वो अच्छा नहीं लगता कि बॉडी सो, उसके बाद अलग से फ्लेयर हो उसके अंदर। तो पतली स्मार्ट लड़कियों पे अच्छा लगता है फ्लेयर वाले कपड़े, और जो कलीदार और मीडियम सेट पे भी। लेकिन ज़्यादातर जो अगर बल्कि वुमेन होती है, उनको डार्क कलर्स टू हाइड देयर जो बल्कि लव हैंडल्स एंड ऑल, तो स्ट्रेट शर्ट्स उन पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ए लाइन भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नॉट वेरी फ्रॉक्स एंड ऑल फ्लेयर। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि ट्रेंड में क्या चल रहा है? शॉर्ट शर्ट्स हैं, लॉन्ग शर्ट्स हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स हैं? हाँ, लॉन्ग ये चल रहा है आजकल, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्लोर लेंथ चल रही है। अनारकली, अंगा के, वो दोबारा हमारा पूरा ट्रेडिशनल, अगर देखें ना, जैसे वो कहते हैं कि फैशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स, तो वही है, वो डिकेड के बाद आपके वही पुराने अंगरखे आ गए हैं, कलीदार ड्रेसेस आ गए हैं, टेल वाले ड्रेसेस आ गए हैं, तो इट्स शॉर्ट इज़ नो लॉन्गर। लेकिन वो है कि फ्यूजन भी, जैसे जैसे ज़माना और ज़्यादा इम्प्रूव होता जाता है, हमारा एक्सपोजर सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा होता है, तो फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर इज़ कमिंग इन। बिल्कुल जी। तो वो अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत चैलेंज है, बहुत चैलेंजिंग जी। सोशल मीडिया पर आपको हर रोज़ एक नया डिज़ाइन मिल रहा है। हर रोज़ आपके पास एक कस्टमर आया, वो विजिट करके चला गया, अब वो दोबारा जब आएगा तो वो कुछ नया चाह रहा है। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल। इतने शॉर्ट टाइम में कुछ नया लेकर आना बहुत मुश्किल है। वी आर ऑन द टोज ऑल द टाइम, बिकॉज वही हर वक्त कस्टमर चाहता है कि मैं नेक्स्ट ट्रिप पे आऊँ तो मुझे बिल्कुल
टोटली आउटलेट जो है ना न्यू लगे तो वो ऐसे होता है, वी कीप ऑन मेकिंग ट्रेंड्स, क्योंकि हमें ही फोरसी करना होता है कि आगे वाले दिनों में क्या आ रहा है। तो उस पर अभी हम वर्किंग करेंगे तो वो अगले 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मटीरियलाइज होकर सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, हम चाहेंगे आप लोगों के वीकेंड को कुछ स्पेशल बनाएं, हमें कुछ सुनाएं और साथ ही फिर हम वेलकम बैक। अपने मेहमानों की तरफ एक बार फिर से आएंगे। इमरान, बहुत ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम बहुत सारे सिंगर्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और सब लोग चाहते हैं कि बस एकदम से हम ऊपर पहुंच जाएं। वाकई आसान है ये? देखें, ये सारा डिपेंड करता है आपकी लक पे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहुंचा भी देती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मेहनत है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बड़ी ज़रूरी है। हमने देखा है कि जो एक रात में ही हिट हुए हैं वो अगले दिन नज़र भी नहीं आते। तो ऐसी ऐसी जो है ना शोहरत आपको मैंने कभी नहीं मांगी, जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं हमेशा से अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह ताला अच्छी शोहरत अता फरमा, जब भी अता फरमा। मैं लास्ट ईयर मैंने जब कोविड चल रहा था, इंडिया के बड़े बुरे हालात थे, तब मैंने एक गाना बनाया था। वो मेरा गाना रातों रात फेमस हुआ था इंडिया में, अमेरिका में। अभी भी आप देख सकते हैं, हम तेरे साथ हैं बाय इमरान हाशमी, ये आप लिखेंगे तो वो मैंने एक ह्यूमैनिटी की बात की थी, ये इंसानियत को बचाने के लिए बात की थी, जो कि इंडिया में बहुत लोगों को पसंद आई। इंडिया के सारे मीडिया ने इसको हाईलाइट किया। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ पाकिस्तान में इतनी हाईलाइट नहीं हो सकी। शायद मुझे लगता है कि मैं कोई तनकीदी सॉन्ग बनाता तो वायरल हो जाता, लेकिन मैंने प्यार की बात की थी तो वो वायरल होनी चाहिए थी। बाय द वे वो अमेरिका में, वो यूके में बहुत वायरल हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो कंटेंट है उसको वायरल होना चाहिए। इंसान जो हैं अब बहुत ज़्यादा, बल्कि इस साल बहुत ज़्यादा लोग वायरल हुए हैं, तो कई लोगों ने अपने आप को कैश किया है और कई नहीं कर पाए, वो फिर हमें नज़र भी नहीं आते। तो जो कंटेंट के साथ जो वायरल होता है या हिट होता है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो जैसे पुराने हमारे लेजेंड्स हैं, जो सिंगर्स गुजरे हैं, उनका अभी तक नाम है और जब तक म्यूज़िक को सुना जाएगा उनका नाम रहेगा। सो इसी तरह से मेहनत बड़ी ज़रूरी है, इंसान को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सायरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आजकल लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छे कपड़े भी सब पहनना चाहते हैं और महंगाई से भी तंग हैं। सो आप समझती हैं लिमिटेड अमाउंट में हम अच्छा ड्रेस तैयार करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कंडीशन है आजकल सोशो इकोनॉमिक, तो इसके लिहाज में तो आजकल सेल्स भी इसीलिए डाउन हुई है बहुत ज़्यादा। मार्केट का रुझान भी थोड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन इसमें मतलब एक जो है ना इंसान की अपना जो है कितना अफोर्डेबिलिटी एंड अपनी थोड़ी सी क्रिएटिव सेंस, अगर लेडीज़ एट होम जो बैठी हुई हैं वो खुद भी यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा। देखिए वर्किंग लेडीज़ का एक अलग डायलेमा होता है कि भाई उनको टाइम नहीं मिल रहा तो दे हैव टू शॉप रेडीमेड, ठीक है। लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ नहीं है, घर पे हैं और वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके अच्छी सी चीज़ बना सकती हैं। हाँ जी, मार्केट बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोशल मीडिया में तो इतने ज़्यादा आइडियाज़ मिल रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है, मार्केट्स इतनी ज़्यादा हैं, आप थोड़ी सी रिसर्च करके आप खुद भी बना, ये वाला मसला आपका हल हो सकता है। कॉस्ट को आपने कैसे मैनेज करना है, अच्छा ड्रेस आपने कैसे बनाना है, ये तो हमें बता दिया सायरा ने। कुछ लोग बड़े सिंपल ड्रेसेस पसंद करते हैं। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस देखने चाहिए, सिंपल ड्रेसेस में भी जाना चाहिए? अगर आप सिंपल ड्रेस पहन रहे हैं तो वो शादी वगैरह में आप कैसे कैरी करेंगे? अच्छा, सिंपल इज़ ऑलवेज एलिगेंट। सिंपल की तो कोई बात ही नहीं है, टाइमलेस है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल भी पहन रहे हैं तो कोई मज़ायका नहीं है इसमें। हाँ, ज्वेलरी के ऑप्शंस है, मतलब मुझे तो खुद सॉलिड कलर्स एंड फुल स्टेटमेंट पीसेस अच्छे लगते हैं। फिर उसके ऊपर आप ज्वेलरी कैरी कर लें, आप शॉल ले लें अच्छी सी, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं आपको, उस
मैं तो हमेशा कहती हूँ, बल्कि एक मेरा ये टिप भी बन गया है हर एक को, कि अगर आप सॉलिड कलर का कोई ड्रेस लें और उसको आप ड्रेस अप भी कर सकते हैं, ड्रेस डाउन भी कर सकते हैं। Exactly. सुबह आप ऑफिस में पहन के गए, रात को थोड़ी सी आपने ज्वेलरी और हैंड बैग अच्छी सी शॉल के साथ आपने एक्सरसाइज करके आप शाम के लिए वेडिंग इवेंट के लिए भी आप रेडी हैं। Exactly. तो सिंपल इज आप पे ऑलवेज करता है, आपने एलिगेंट। किस तरह से उसको जो है वो कैरी करना है। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ इमरान आना चाहूँगी। मुझे ये बता दें, जो नए आने वाले सिंगर्स उनके लिए आपके टिप्स क्या होंगी, किस तरह से उनको मेहनत करनी है? नए आने वाले सिंगर्स को मैं बात बताऊंगा कि फोकस ऑन योर वर्क, और ये है कि अपनी मेहनत जारी रखें जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी भी। बल्कि आपका कोई जब सॉन्ग कोई हिट हो जाता है तो कहा जाता है कि उसको सब कुछ मिल गया, बट ऐसा नहीं है। सही मेहनत आपकी उसके बाद स्टार्ट होती है। एक्चुअली वहाँ से आपका सफर आपने start अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है, आपने अपने आप को कायम कैसे रखना है। तो बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट हो रहा है म्यूज़िक के हवाले से। इस तरह से अल्लाह करे दूसरी चीज़ों के हवाले से भी हो। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े टैलेंटेड हमारे नई यूथ है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये है कि अपने काम में मेहनत करें, और बस यही कहना चाहूँगा। बहुत ज़बरदस्त आपका मैसेज है। सायरा, आप जो फील्ड फैशन की ज्वाइन करना चाहती हैं, स्टूडेंट्स बहुत मेहनत भी कर रही हैं, फिर वो डरती भी हैं। पाकिस्तान में अगर बैठे तो किस तरह से इस बिज़नेस को लेकर चलें, बहुत सारी अमाउंट चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, आजकल तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, ठीक है, लेकिन यही बात जो उन्होंने कही उसी को मैं सेकंड करूँगी। एक दफ़ा की रिकग्निशन बहुत इजी है, उसके बाद आपको जब आपको मेंटेन करना और आपको उस सक्सेस को लेके चलना वो ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, एक दफ़ा तो क्लिक कर जाते हैं आप कहीं भी, ठीक है। तो इसका ये है कि अगर आपके पास फाइनेंसेस कम हैं तो आप आजकल ऑनलाइन पेजेस, घर में बहुत सारे लोग हैं उन्होंने इस तरह कारोबार शुरू किया हुआ है। ये नहीं है कि आप बड़ा सा फुल फ्लेज आउटलेट बनाएं, आप नेटवर्किंग आप कर सकते हैं ऑनलाइन। आजकल आप टैग करते हैं लोगों को, आपको पता चल जाता है कि भाई कहाँ कहाँ पे आपकी चीज़ पहुँच रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन विद सम अमाउंट एंड सम ड्रेसेस आप स्टार्ट करें, यू गेट द फीडबैक एंड देन यू वर्क ऑन इट। फिर आप उसको थोड़े से बड़े लेवल पे हैं आज के भाव। हाफिज दिलावर ने हमें ज्वाइन किया है, ओवर टू यू। जी है ना, बिल्कुल। सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में 10 रुपये तक का इजाफा देखा गया है, और इसके साथ जो सरकारी रेट लिस्ट है और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फ़र्क जो है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की बात की जाए, 250 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 270-275 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए, 55 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 75 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की अगर बात की जाए, 345 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 375 रुपये लहसन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की अगर बात की जाए, 400 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 450 रुपये अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए, 160 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 170 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की अगर बात की जाए, 28 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 35 रुपये आलू जो है फ़रोख्त हो रहा है। शलजम की अगर बात की जाए तो 32 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 35 रुपये शलजम जो है फ़रोख्त हो रहा है। लीमू की अगर बात की जाए तो 56 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 60 रुपये लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की अगर बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 105-110 रुपये मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ बंद गोभी की अगर बात, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दिलावर, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात होनी मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।